नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें पहला वीडियो आपने देखा होगा। उससे कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए निकाले हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा। इसके बाद हम अपना आगे का अध्याय शुरू करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे आपका दोहरान हो पाएगा। पहला प्रश्न ये है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति एवं विधेयवादी पद्धति में क्या अंतर है। वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति में क्या अंतर है, ये बताना है आपको। और इनमें से शुक्ल जी ने कौन सी पद्धति को अपनाया, अर्थात शुक्ल जी एवं इसके बाद के जो साहित्य इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने किस पद्धति को अपनाया है। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। और अगला प्रश्न जो है, फ्रेंच विद्वान तेन ने इतिहास प्रवृत्तियों के मूल तत्व कितने बताए हैं। कहने कि तेन के अनुसार इतिहास की जो प्रवृत्तियां हैं उसके मूल में कितने तत्व होते हैं। तो कल आपको बताया था कितने तत्व होते हैं, और यह भी बताना कि कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लेखन की किस पद्धति को अपनाया है। बहुत ही आसान सवाल हैं तीनों। आप यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर इसका उत्तर आप मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर आप इन सभी सवालों का उत्तर दे पाएंगे। तो यदि नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को तभी आप देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इससे आगे। हिंदी इतिहास लेखन की शुरुआत। अभी तक हमने देखा था कि हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कलानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। इन पद्धतियों को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि साहित्य के इतिहास में लेखन की शुरुआत कैसे हुई, इतिहास लेखन की शुरुआत कैसे हुई। तो एक एक चीज मैंने कल भी आपको बताई थी कि कुछ ग्रंथ पहले भी लिखे गए हैं कवियों के बारे में, जिनसे हमें परिचय मिलता है। कुछ ग्रंथ पहले हैं, तो उन ग्रंथों का यहाँ जिक्र है। तो इन ग्रंथों को हम साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि केवल हमें उन कवियों का परिचय मिलता है, और इसे ही साहित्य इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं है। इसके अलग मापदंड भी होते हैं, आपको पता है, पद्धतियों के माध्यम से हमने देखा है। तो आओ एक बार इसको देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। यानी गारसा दत्तासी के इतिहास से इन्होंने शुरुआत मानी है। 1839 में यह शुरुआत होती है। परंतु इससे भी पूर्व कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती हैं, उनमें साहित्य इतिहास से संबंधित तत्व पढ़ने को मिल जाते हैं। ये जो रचनाएं आपके सामने है, ये वो रचनाएं हैं जहां हमें कुछ चीजें, कुछ परिचय इस कवियों के बारे में मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दो जो रचनाएं हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, गोसाई गोकुलनाथ ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता में तो जो पुष्टि मार्गीय गुरु हैं आचार्य वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का यहाँ परिचय हमें मिलता है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में हमें उनके वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य के शिष्यों का यहाँ वर्णन मिलता है। तो 252 शिष्य विठलाचार्य के और 84 शिष्य वल्लभाचार्य के, ये दोनों ही वार्ता गोसाई गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। और इनका जब रचना समय की बात आती है तो ये 1568 के आसपास की ये रचनाएं हैं। 1568 ईस्वी में ये रचनाएं लिखी गई। 1568 1568 में ये रचनाएं लिखी गई हैं। अब इसके अतिरिक्त इसमें देखा जाए तो इसमें पुष्टि मार्गीय भक्तों का गुणगान इस हमें मिलेगा, और कृष्ण भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि यहाँ हमें नजर आएगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति साहित्य और जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं उनका गुणगान इन रचनाओं में मिलेगा। अब इसके बाद जो हमारे सामने है भक्तमाल,
नाभादास जी के द्वारा रचित यह रचना भक्तमाल। इसके समय की यदि बात की जाए तो नगेंद्र जी के अनुसार तो 1596 ईस्वी इसका समय मिलता है, किंतु राम कुमार वर्मा जी के अनुसार ये 1585 अर्थात 1642 संवत में इसका है। यदि ईस्वी में देखा जाए तो 1585 भक्तमाल हम कह सकते हैं। और इसमें 200 भक्तों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा भक्तमाल में। और 200 भक्तों के वर्णन के साथ उनके चरित्र पर 316 छप्पे रचित हैं। 200 भक्तों के चरित्र पर 316 छप्पे इस रचना में रचित हैं। और इस रचना में भक्तमाल में नाभादास जी ने तुलसी को अपने ग्रंथ का सुमेरु भी कहा है। नाभादास जी ने तुलसी को अपने ग्रंथ का सुमेरु भी कहा है, या कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। अगली रचना है वल्लभ दिग्विजय। इसके लेखक हैं यदुनाथ। एक रचना है राग कल्पद्रुम राग साग्रोद्भव। एक ही नाम है दोनों रचनाओं को, एक दोनों रचनाएं नहीं है, एक ही रचना है ये, राग कल्पद्रुम, और इसी का नाम है राग सागरोद्भव। इसके जो लेखक हैं राग कल्पद्रुम राग सागरोद्भव के कृष्णानंद व्यास देव। ये जयपुर दरबार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। कृष्णानंद व्यास देव कौन है? जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। 1843 ईस्वी में यह प्रकाशित रचना 4 खंडों में प्रकाशित है। 1843 ईस्वी की यह रचना 4 खंडों में प्रकाशित है। इसमें भी लगभग 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। शिव सिंह सेंगर जी ऐसा मानते हैं। और गिरियसन आदि ने भी इस इतिहास ग्रंथ से काफी सामग्री प्राप्त की है। जो इन्होंने अपने जो गिरियसन ने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें काफी सामग्री राग कल्पद्रुम से भी प्राप्त की है। अगली जो रचना है कविमाला। कविमाला का समय 1655 ईस्वी माना जाता है। और इसके जो संग्रह करता है तुलसी, तुलसी इसके संग्रह करता है। और इसमें 75 कवियों की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो कविमाला, तुलसी, यह इनका एक अन्य नाम हरिराय भी मिलता है। तुलसी और हरिराय एक ही हैं ये। कविमाला इनकी रचना है। विचित्रोपदेश जो रचना है कक्षेदी तिवारी की है। विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी की है। सुंदरी तिलक रचना, सुंदरी तिलक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सुंदरी तिलक रचना में जो ये इसका समय है 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में भारतेंदु जी द्वारा रचित ये रचना है। इसमें भी काफी कवियों का परिचय या पूर्व लेख गद्य जो पद लिखने वाले जो कवि रहे हैं उनका परिचय हमें मिलेगा। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह की ये रचना है। विद्वान मोद तरंगिणी 1817 ईस्वी की यह रचना है। इसमें 44 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें केशव, चिंतामणि, पद्माकर आदि इसमें कवि हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद कालिदास हजारा। कालिदास हजारा कालिदास हजारा जो लिखा है वो कालिदास त्रिवेदी ने। इसका समय भी कालिदास हजारा का 1718 है। 1718 कालिदास हजारा 1718 में यह रचना लिखी गई है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे कालिदास हजारा में भी लगभग 212 कवियों का हमें परिचय मिलता है। और यह ग्रियसन और मिस्र बंधु ग्रियसन और मिस्र बंधुओं ने भी इससे सामग्री प्राप्त की है। अर्थात ये जो जितने भी आपके सामने रचनाएं लिखी हुई हैं, इन रचनाओं से साहित्य इतिहासकारों ने काफी सामग्री जुटा करके अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है उनके बारे में, और उनका विश्लेषण भी उन्होंने किया है। तो आप इतना समझ गए हैं कि ये आधार ग्रंथ इन्हें हम कह सकते हैं साहित्य इतिहास ग्रंथों के। अब थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि साहित्य इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, या कौन सी पहली रचना हम उसे मान सकते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी के शुरू में ही, जिसके विकास में निम्न विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम शुरुआत गारसा
दतासी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये। और गार्सा दतासी 1839, ये पहला साहित्य इतिहास लेखन है। और प्रथम भारतीय द्वारा किया गया प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सरोज इनकी रचना है, उस उसके बारे में है ये। तो 1883 में ये प्रथम भारतीय प्रयास था। ये पहला प्रयास, ये प्रथम भारतीय प्रयास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहासकार। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सच्चे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, पहला इतिहास रचना कौन सी है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, जो 1888 में एक पत्रिका विशेषांक के रूप में प्रकाशित है और 1889 में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। द वर्नाकुलर मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसकी ये रचना है। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार। अब यदि परंपरागत रूप से बात की जाए तो मिस्र बंधु 1913, इसके 4 भाग थे मिस्र बंधु विनोद के, और जो 1913 में 3 भाग और 1934 में चौथा भाग प्रकाशित था। जब यदि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार माने जाएं तो मिस्र बंधु, यानी पहला प्रयास काशदत्तासी, दूसरा प्रयास या प्रथम भारतीय प्रयास तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर, सच्चे अर्थों में पहला इतिहासकार तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और परंपरागत रूप से प्रथम इतिहासकार तो मिस्र बंधु। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम परंपरागत, यानी सच्चे अर्थों में परंपरागत देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 का जो उनका इतिहास है, इनके बारे में हम अगले अध्यायों में या अगले पृष्ठों में देखेंगे। अब हम गासा दत्तासी से शुरुआत करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले विद्वान है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो आओ देखते हैं। गासा दत्तासी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी के द्वारा किया गया था। इसकी जो रचना है, इस्तवार द ला लित्रेन्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लित्रेन्यूर का अर्थ है साहित्य, एंदुई, कई बार ऐसा सवाल होता है कि एंदुई और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है, तो एंदुई है हिंदू जनता की हिंदी भाषा और मुसलमान जनता की हिंदी भाषा है हिंदुस्तानी। तो एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदू एंदुई हिंदुस्तानी मुसलमानों की भाषा। तो प्रथम जो संस्करण है उसका देखते हैं। प्रथम संस्करण 2 भागों में है और द्वितीय संस्करण 3 भागों में। ये यूं कहें कि यह पुस्तक जो है 2 संस्करण के साथ 5 भागों में प्रकाशित हुई है। तो प्रथम संस्करण है वो कब आया, पहला भाग 1839 ईस्वी और दूसरा भाग 1847 ईस्वी। अब इसके बाद द्वितीय संस्करण में पहला भाग और दूसरा भाग 1870 और जो तीसरा भाग है वो 1871 में। यह कई जगह हमें देखने को मिलता है कि तीनों भाग 1871 में ही आए हैं। प्रकाशक, कहाँ से यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, पेरिस से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। यानी ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया। प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। इस पुस्तक की विशेषताएं हमें देखेंगे। मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। यह जो है मूलतः किस में लिखी हुई, फ्रेंच भाषा में। इस पुस्तक का नाम दे करके इसकी भाषा पूछ ली जाए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, उर्दू, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आंसर उसका फ्रेंच भाषा। अब इसके बारे में एक तथ्य निकल करके आ रहा है कि 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने अपने उर्दू भाषा में अनुवाद किया, ने अपने गुरु के सहयोग से तबकात ई स्वराई नाम से उर्दू भाषा में अनुवाद किया, जिसमें 1004 कवियों में 62 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया। एक ये तो हो गया इसका उर्दू अनुवाद। और इसके अलावा 1953 में प्रयाग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदू साहित्य इतिहास, क्या किस नाम से, इसका नाम है तबकात ई स्वरई, और इसका नाम है हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदू साहित्य का इतिहास।
हिंदी में अनुवाद किया गया। अर्थात मौलवी करीमुद्दीन ने तो तबकात इस सुराई नाम से उर्दू में अनुवाद किया, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। वह उर्दू वाला अनुवाद जो है 1848 में था, और हिंदी का जो अनुवाद हुआ उसके लगभग 100 सालों बाद, 100 ये कह सकते 5 साल बाद 1953 में हिंदी में अनुवाद हुआ। तीनों संस्करणों में कवि का आंकड़ा हम देख लेते हैं। फ्रेंच जो था उसमें कुल 738 कवि थे, जिसमें से 72 हिंदी के कवि। उर्दू में जो तबकाती शोराई लिखा गया था उसमें 104 कवि थे, उसमें मात्र 62 कवियों का उल्लेख। और जो हिंदी में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसमें 220, 358 में से 220 हिंदी कवियों का उल्लेख हमें मिलता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। एक विदेशी विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यह हुआ कि भारतीयों को भी पता लगा, हिंदी लेखकों को भी पता लगा कि हम अपने हिंदी के साहित्य का इतिहास लिख सकते हैं। इसकी जो कमी है, इसमें कमी यह है कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह केवल कालानुक्रम के स्थान पर वर्णानुक्रम अकारादि क्रमानुसार थी, अर्थात अल्फाबेटिक रूप से लिखी गई थी। इस इसमें जो पहले कवि हैं वो अंगद हैं और अंतिम हेमंत। जब अकारादि अनुसार करेंगे तो अंगद और अंत में हेमंत। उक्त दोनों कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है, व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी भी बताते हैं कि ग्रंथ के आधे से अधिक पृष्ठ उर्दू कवियों के विवरण में ही लिखे गए हैं। देखिए अब यहाँ फ्रेंच में जो लिखा गया है इसमें 738 में से मात्र 72 हिंदी कवि थे। तो रामकुमार वर्मा जी की बात सत्य ही है कि ग्रंथ के आधे से अधिक पृष्ठ उर्दू कवियों के विवरण में ही लिखे गए। अर्थात इस ग्रंथ में साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण भी नहीं है, ये हमें पता चलता है। शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह भी कहा है। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने इस्तवार द ला लितरेन्यूर एंदुए हिंदुस्तानी का विवरण देखा है, पहला इतिहास ग्रंथ जिसे हम मान रहे थे फ्रेंच भाषा का। अब उसके बाद हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में परिचय पाएंगे। तो भारतीय देखिए, भारतीय साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान ठाकुर शिव सिंह सेंगर माने जाते हैं। इनकी जो रचना है शिव सिंह सरोज, और 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसका जो प्रकाशन स्थान है वह अवश्य याद करेंगे, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ। तो यानी प्रथम भारतीय कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, और उनकी रचना शिव सिंह सरोज, और उसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी, और उसका जो स्थान है वह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका जो प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के बारे में हम देखते हैं। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कितने कवियों का? 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में कवियों के जन्म काल, रचना काल एवं मृत्यु काल का उल्लेख किया गया है। इसमें जन्म, रचना और मृत्यु, अर्थात यह भी जो रचना है वह गासा दत्तासी की तरह हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार ही है। इसका महत्व देखते हैं। इस पुस्तक में उस समय उपलब्ध हिंदी से संबंधित समस्त जानकारियों को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इसकी खामियां देखते हैं। पुस्तक में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है। काल विभाजन तो प्रथम दोनों इतिहास ग्रंथों में है ही नहीं। और इसमें केवल कौन सी पद्धति अपनाई गई है? वर्णानुक्रम पद्धति, अर्थात हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो कवि पहले आएगा उसका उन्होंने उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उल्लेखित तिथियां बिना किसी तथ्य के केवल अनुमान पर आधारित। इस पुस्तक में जो तिथियां हैं वो क्या है? अनुमान पर आधारित हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं
कि उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। बस इसकी एक विशेषता यह है कि यह भारतीय विद्वान द्वारा किया गया पहला प्रयास था। और जो गुलाब राय जी कहते हैं कि ये जो दो ग्रंथ थे, पहले जो दो ग्रंथ थे घासदासी का और शिव सिंह सेंगर का, कि ये संग्रह और जीवनी के रूप में ही रहे, उनमें विभिन्न कालों का विवेचन नहीं मिलता है। डॉक्टर गुलाब राय की यह मान्यता है। और शुक्ल जी ने तो कह ही दिया है कि इसे भी व्रत संग्रह ही कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि केवल इसमें कवियों का परिचय मिलता है, विश्लेषण कुछ भी नहीं दिया गया है। अब हमारा जो तीसरा इतिहास ग्रंथ है उसको हम देखेंगे। पहला हमने घासदासी, दूसरा शिव सिंह सेंगर, अब उसके पश्चात जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये वही ग्रियर्सन है जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, जो उनका ग्रंथ है, उन्हीं के बारे में यहाँ राजस्थान का जो साहित्य आता है उसमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, भाषाओं के बारे में। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम वास्तविक इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। इनकी जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। इसका जो प्रकाशक स्थान है वो प्रेस है, कौन सी प्रेस से प्रकाशित हुई? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पुस्तक का नाम याद कर लेंगे और प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो 1888 में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई, और यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं हम देख लेंगे। इसकी विशेषताएं हैं कि यह पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद करवाया। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रथम से याद कर लेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरी लाल गुप्त ने। कब? 1957 में। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में प्रयाग यूनिवर्सिटी से किसका अनुवाद करवाया था? तो वह जो घासदासी के इतिहास का अनुवाद था। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। 1000 कवियों का इसमें भी वर्णन है। जो हमने एक पुस्तक देखी थी अभी शिव सिंह सरोज, उसमें भी लगभग 1000 कवि हैं और इसमें भी लगभग 1000 कवि हैं। केवल हिंदी कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। इस पुस्तक में संपूर्ण हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम है 4 श्रेणियों में। कि पहला तो चारण काव्य, पहला चारण काव्य, दूसरा धर्माश्रित धार्मिक काव्य, प्रेमाश्रित प्रेम काव्य, राज्याश्रित दरबारी काव्य। इस पुस्तक में इन 4 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। चारण काव्य, धर्माश्रित काव्य, प्रेमाश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य। काल विभाजन, यह प्रथम प्रयास था काल विभाजन का। हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इसमें 12 खंडों में विभाजित है। 12 खंडों में विभाजित है। इन 12 खंडों को हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह इनका वास्तविक काल विभाजन न होकर इनकी पुस्तक के अध्यायों का वर्गीकरण मात्र है। इन्होंने अपने पुस्तक लिखी थी, उसके अध्यायों का नाम नाम इन्होंने दिया था, उसी को क्या मान लिया गया है? काल विभाजन मान लिया गया है। कि अत्यधिक लंबा विभाजन होने के कारण इस काल विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकती। मान्यता भले ही न दी जाए, लेकिन काल विभाजन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास के बारे में भी राम कुमार वर्मा जी के कुछ विचार आपको बताना चाहूंगा मैं। कि इसमें शिव सिंह सेंगर के, राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, इसमें शिव सिंह सेंगर के सरोज से यही विशेषता है कि साहित्य के काल विभाजन के साथ साथ समय पर उठी हुई प्रवृत्तियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। कि यहाँ काल विभाजन के साथ साथ प्रवृत्तियों को भी बताया गया है। अब
आज की वीडियो का हम अंतिम जो साहित्य इतिहासकार लेते हैं वो मिस्र बंधु को लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और बोरियत भी महसूस नहीं हो, इसलिए हम छोटे वीडियो ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे। और आज का जो अंतिम साहित्य इतिहासकार लेते हैं वो मिस्र बंधु। तो एक बार पुनः दोहरान कर लेते हैं हम थोड़ा सा। गारसदत्तासी 1839 में शिव सिंह शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित जो शिव सिंह सरोज है वो 1883 में। और जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो है साहित्य इतिहासकार, इनका जो 1888 में इनका जो ग्रंथ है। और उसके बाद ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनकी जो रचना है। इसके अलावा अब आते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं की बारे में बता दें कि तीन भाई हैं, जो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ सवाल जो बनता है वो ये है कि इनकी जो उपाधियां, पंडित गणेश बिहारी, राव राजा श्याम बिहारी और राय बहादुर कौन है? सुखदेव सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो इनकी उपाधियां देख लेंगे। अब इनमें कई बार क्या होता है कि कृष्ण बिहारी मिश्र नाम डाल करके कंफ्यूज करने के लिए उस कृष्ण बिहारी मिश्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो सीधा सीधा हम उसको बता देंगे कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, क्योंकि कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी जो रचना है वो मिश्र बंधु विनोद है, और इसके 4 भागों में प्रकाशन हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913, चौथा भाग 1934 में। इसमें लगभग कहने को तो 5,000 कवि कह सकते हैं, लेकिन यदि वास्तविक देखा जाए तो 4,591 कवियों का विवेचन मिलता है। अनेक इसमें अज्ञात कवि भी शामिल कर लिए गए हैं। कवियों के विवेचन के साथ साथ इतिहास के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो अभी हमने कुछ लाइनें छोड़ दी बीच में कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम, यहाँ परंपरा की शुरुआत हो गई है। परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार मिस्र बंधु माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान इंटोजा लखनऊ यूपी में है। और ये मिस्र ब्राह्मण गोत्र में जन्म लेने वाले 3 भाई मिस्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी पुस्तक आप जानते ही हैं, मिस्र बंधु विनोद। इसमें हम आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास इसे हम कह सकते हैं। काल विभाजन, देखो ग्रियर्सन ने काल विभाजन की शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद मिस्र बंधुओं ने भी काल विभाजन को आगे बढ़ाया है। तो वो जो ग्रियर्सन के काल विभाजन थे, 12 काल विभाजन, एक बार उसको देख लेते हैं हम। ग्रियर्सन के काल विभाजन: चारण काल, जो पहला काल उन्होंने दिया चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी का कवि, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन हिंदुस्तान। 11 तो अध्याय हैं और 12वां विविध नाम से उन्होंने दिया है। तो शुरुआत करेंगे तो यदि कहते हैं कि भाई आदिकाल, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो चारण काल। आदिकाल क्या नाम दिया है? चारण काल। और रीतिकाल को रीतिक काव्य कहा है इन्होंने। अब एक चीज देख रहे हैं, यदि याद करना हो तो चारण काल से शुरुआत करेंगे और 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद जायसी की प्रेम कविता, जायसी के बाद कृष्ण को ले लेंगे, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5 नंबर पर ध्यान रखेंगे मुगल दरबार, और 6 पर तुलसीदास। अब तुलसीदास तो एक पहले, फिर रीति काव्य, रीति काव्य के बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। यानी 7 नंबर पर यदि रीति काव्य लेते हैं तो तुलसीदास तो पहले ले लो उससे, और तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि उसके बाद। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ ही गया 18वीं शताब्दी, और कंपनी के शासन में, कंपनी के बाद जब 1857 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का था, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के पास जो शासन आते हैं वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ से इस प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। विभाजन के अध्यायों के नाम है। अब विभाजन का थोड़ा ठीक ठीक प्रयास किया है इन्होंने, मिस्र बंधुओं ने, तो वो देखते हैं अभी अभी।
मिस्र बंधुओं का काल विभाजन यहाँ आता है। हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम परंपरागत काल विभाजन इसी रचना में प्राप्त होता है। 8 कालखंड हैं इसमें, 5 तो बड़े हैं और 3 उसके अंदर समायोजित हैं। जैसे आरंभिक काल को इन्होंने, आदि काल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। आरंभिक काल का इन्होंने समय माना है विक्रमी संवत 700 ईस्वी से विक्रमी संवत 1444 तक। तो पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल विक्रमी संवत 700 से 1343, इसी को आगे डिवाइड कर दिया है 1344 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत। अब इसमें जो भक्ति काल आया है उसको दिया है माध्यमिक काल नाम। माध्यमिक में भी 2 भाग कर दिए हैं, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व, प्रौढ़। अब इसका जो मूल जो है विक्रमी संवत 1445 से 1680 तक, लेकिन इसके टुकड़े कर दिए गए हैं 1445 से 1560 और 1561 विक्रमी संवत से 1681 विक्रमी 80 विक्रमी संवत तक। तो यानी आरंभिक काल हो गया और माध्यमिक काल हो गया। इनके भी 2 पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। अभी यदि शुरुआत कर रहे हैं तो इसको हल्का हल्का याद कर लेंगे, 2 से 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये 700 से 1444 तक है और 1445 से लेकर 1680 तक यह समाप्त होता है। इसे भक्ति काल कहते हैं, जिसे माध्यमिक काल नाम दिया इन्होंने। अलंकृत काल, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं ने रीति काल को किस नाम से पुकारा है, तो वह है अलंकृत काल। और अलंकृत काल का जो समय है, रीति काल का जो समय 1681 विक्रमी संवत से लेकर के 1889 विक्रमी संवत तक। विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलने के लिए 57 घटा देंगे, यानी जब हम 57 घटाते हैं तो 1832 1842 तक हम इसमें आ जाते हैं, जिसे 1843 भी माना गया कई जगह। तो इसमें से 57 घटा देंगे 1889 में से। और जो पूर्व अलंकृत काल है और उत्तर अलंकृत काल, इसके भी 2 विभाजन कर दिए, यानी आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत काल के 2 विभाजन कर दिए हैं। तो 6 यहाँ मान सकते हैं कि 6 इन्होंने काल विभाजन 6 प्रकार से यहाँ तो कर दिया है। अब इसका समय 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत, 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। अब परिवर्तन काल का दौर है, तो विक्रमी संवत 1890, विक्रमी संवत 1890 से लेकर के 1925 तक, 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत इन्होंने परिवर्तन काल नाम दे दिया है। वर्तमान काल विक्रमी संवत 1926 से अब तक। तो आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है और परिवर्तन काल, ये संक्रमण काल इसे हम कह सकते हैं। हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत 1000 ईस्वी की लगभग मानी जाती है, परंतु मिस्र बंधुओं ने इस ग्रंथ में हिंदी का आरंभिक समय 700 विक्रमी संवत निर्धारित किया है, जिसके कारण से कालों के नामकरण में विरोधाभास होने से इस काल विभाजन को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये आपने देखा मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है। एक चीज देखने को मिलेगी कि मिस्र बंधुओं ने यह जो सामग्री है जुटाई कहाँ से है, क्योंकि जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा शोध कार्य किए जा रहे थे, उसमें विभिन्न कवियों का जो संग्रह है, विभिन्न कवियों के परिचय को संग्रह किया जा रहा था, वहां से इन्होंने इस सामग्री को प्राप्त करके प्रकाशन किया था। फिर इसी सामग्री का उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी करते हैं। शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिस्र बंधु विनोद से होता है। अर्थात शुक्ल जी भी कहते हैं कि मैंने काफी सामग्री मिस्र बंधु विनोद से ली है। मिस्र बंधु विनोद के बारे में हम देख लेते हैं कुछ और जो जानकारी है। मिस्र बंधु विनोद पुस्तक के अलावा मिस्र बंधुओं की हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक
जो रचना है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। 1910 में रचित इस पुस्तक में 9 कवियों का विवरण है। 9 कवि में एक चीज़ तो देखिए कि चंद्रबरदाई तो उन्होंने आदिकाल से प्राप्त किए। चंद्रबरदाई के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आदिकाल से तो चंद्रबरदाई हैं और आधुनिक काल से भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब 9 में से बच गए कितने? 7। 7 में से 3 तो उन्होंने लिए भक्ति काल से, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। बाकी जो बच गए 4 या 5, केशवदास, देव, बिहारी और त्रिपाठु बंधु, जिसमें से भूषण और मतीराम आते हैं, ये इन्होंने रीतिकाल से कवियों का विवेचन मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के अलावा जो रचना है हिंदी नवरत्न में। हिंदी नवरत्न में कितने कवि? 9। 9 में एक त्रिपाठी बंधु भी है, भूषण और मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को भी इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं देते। उन्होंने इस रचना को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा है, ये प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है। और मिश्र बंधुओं को क्या कहा है, ये याद रखेंगे कि परिश्रमी संकलन करता कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब शुक्ल से पहले 4 इतिहास ग्रंथ मुख्य रहे हैं, जिसमें गार्हस्थ्यतासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसे कविव्रत संग्रह कह दिया शुक्ल जी ने। शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है उसको भी कविव्रत संग्रह कह दिया। लेकिन ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसको शुक्ल जी ने बड़ा कविव्रत संग्रह कह दिया। पहले 2 को तो कविव्रत संग्रह, इसको बड़ा कविव्रत संग्रह कह दिया। लेकिन अब जो मिश्र बंधु विनोद है उसको इन्होंने बड़ा भारी व्रत संग्रह कह करके संबोधित किया है। और मिश्र बंधुओं को कहा है इन्होंने परिश्रमी संकलन करता, इन्होंने मिश्र बंधुओं को कहा है। इस पुस्तक में वर्णित विषय सामग्री नागरिक, जो अभी मैंने आपको चर्चा की थी वो है, इस पुस्तक में वर्णित अधिकांश विषय सामग्री नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाए गए हिंदी ग्रंथों के खोज कार्य 1900 से 1921 से ग्रहण की हुई मानी जाती है। 1900 से 1921 के बीच जो खोज कार्य चले थे वहां से इन्होंने ये सामग्री जुटाई। तो किसके द्वारा खोज कार्य किए जा रहे थे? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये खोज कार्य किए जा रहे थे। आज हमने 4 प्रमुख साहित्य इतिहासकारों के बारे में जाना। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका दोहरान कर लेंगे, क्योंकि यदि हम दोहरान भी करने वीडियो में लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो खींच जाता है और समय अधिक लगता है। उस समय हमारे पास परीक्षाओं की दृष्टि से इतना पर्याप्त होता भी नहीं है। तो आप स्वयं से अपना दोहरान इसको अवश्य कर लें। और इन जो कल के जो वीडियो के प्रश्न हैं उनको आप अवश्य कमेंट में बताएं। और एक चीज़ कि आज का जो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और इसमें और क्या क्या चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराई जाए ये भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में, कि कोशिश करूँगा कि आज ही मैं शुक्ल जी और जो द्विवेदी जी, नगेंद्र जी, इनके जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं इनका परिचय भी मैं आज ही एक और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। और उसके बाद जिससे कि आदिकाल का आरंभ हो सके, क्योंकि अभी हम काल विभाजन और प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद आदिकाल शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक बार आप जरूर अध्ययन करें। धन्यवाद, नमस्कार।